बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर। हमने जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हमने पहले लेक्चर में देखा है कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसकी पहचान। दूसरा जो उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन का टॉपिक पढ़ा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, 5 जो हिस्से होती हैं उनकी मदद से ऑब्जर्वेशन तैयार की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन देखिए हमने दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, और उनको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद फर्दर जो तीसरा स्टेप है उसमें हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कहते हैं। यानी कि जब तक बायोलॉजिस्ट जो है उस वक्त तक ऑब्जर्वेशन जो है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बन सकती जब तक बायोलॉजिस्ट को किसी मसले का सामना दरकार ना हो। यानी कि जब तक बायोलॉजिस्ट किसी मसले का सामना बायोलॉजिस्ट को करना पड़ेगा, उसके बाद बायोलॉजिस्ट जो है उस मसले की पहचान करेगा, पहचान के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन बनाएगा। ऑब्जर्वेशन जो है उस वक्त तक साइंटिफिक नहीं हो सकती जब तक उसके बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ना आ सके, किसी किस्म की कोई मसला जो है वो दरपेश ना हो। उस मसले की पहचान के बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो तैयार किया जाता है। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन के मंतकी नताए जो हैं उसकी जो डिटेल है, जो उसकी तफसील है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस जो है ऑब्जर्वेशन से ही अखज़ किया जाता है। एक अच्छा हाइपोथेसिस जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस: it should be a general statement. It should be a general statement. एक हाइपोथेसिस जो है उसको एक सादा आम फहम स्टेटमेंट होना चाहिए। It should be a tentative idea. यानी कि एक मंतकी ख्याल, एक मंतकी सोच के ऊपर डिपेंड करने वाला ये आइडिया होता है, एक ख्याल तस्वर किया जाता है। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास मौजूद थी उन ऑब्जर्वेशंस के साथ इसको एग्री करना चाहिए, या उनके साथ अपना ताल्लुक शो करता हो। ये उन ऑब्जर्वेशंस को मानकर जो है चलने का नाम जो है वो हम हाइपोथेसिस कहेंगे। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। यानी कि एक हाइपोथेसिस जो है वो हमें काबिले कदर हद तक, जितना मुमकिन हो सके, मुमकिन हद तक उसको सादा और आम फहम रखना चाहिए। यानी कि एक हाइपोथेसिस जो है उसको इतना सिंपल होना चाहिए कि हर आम और खास आदमी की समझ में उस चीज के बारे में मालूमात जो है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। यानी कि हर शख्स जो है, चाहे वो बायोलॉजिस्ट है या एक आम आदमी है, वो उस हाइपोथेसिस को पढ़ने के बाद समझ जाए कि ये इस हाइपोथेसिस के अंदर बयान क्या किया जा रहा है। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइबल। इट शुड बी टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइबल। यानी कि इसको जांचे जाने और जुटलाने के दोनों तरह के इम्कान मौजूद होने चाहिए। टेस्टेबल एक हाइपोथेसिस जो है, अच्छा हाइपोथेसिस उसकी खूबसूरती ये है कि उसके ऊपर अगर उसको टेस्ट
किया जाए, बार बार उसके ऊपर टेस्ट करने के काबिल हो और फाल्सिफाई उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही होना चाहिए हाइपोथेसिस, यानी कि ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक दफा आपने हाइपोथेसिस बना ली वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके अंदर जुटलाए जाने के इम्कानात भी मौजूद होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए हाइपोथेसिस के अंदर कि वो टेस्ट किए जा सके और अगर वो सही नहीं है तो वो रद्द किया जा सके, वो जुटलाया जा सके। इस हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप जो है वो है डिडक्शन। डिडक्शन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस के जो मंतकी नताइज हैं उनको हम डिडक्शन का नाम देते हैं। हाइपोथेसिस के जो मंतकी रिजल्ट्स जो निकले हैं उनको हम डिडक्शन का नाम देते हैं। डिडक्शन जो है वो हाइपोथेसिस से अखज़ की जाती है। फॉर दिस पर्पस हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू एंड एक्सीड दिस, यानी कि एक हाइपोथेसिस को डिडक्शन तैयार करने के लिए दुरुस्त साबित किया जाता है एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन। अ हाइपोथेसिस taken as true and expected results are drawn। एक हाइपोथेसिस जो है उसको सही माना जाता है, सही मानकर उससे जो मुतवक्किल नताइज जो हैं, मुतवक्किल रिजल्ट्स जो है, नताइज जो है वो अखज़ करवाए जाते हैं। डिडक्शन के अंदर इफ एंड देन का लॉजिक जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इफ एंड देन के लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम डिडक्शन के जरिए से जो रिजल्ट्स है वो निकाल सकते हैं। डिडक्शन के बाद अगला मरहला हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन। तजर्बात करना। डिडक्शन के बाद जो हमारे पास मालूमात आती है उसके बारे में हम तजर्बात करते हैं, हम मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, अगर हम मिसाल लें कि एक आदमी को बुखार हो जाता है, बुखार में सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कि ये बुखार कौन सा है। उस बुखार की चेक करने के लिए सबसे पहले क्या हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब रिकॉग्नाइज कर लिया उसने, हमें पता चला कि इसको मलेरिया है, फिर हम उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे कि मलेरिया का इंसान जो है उसमें सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स जो है वो देखेंगे कि क्या इसके अंदर मलेरिया वाली सिम्टम्स हैं, क्या इसको बुखार हो रहा है, सर्दी लग रही है, ये तमाम सिम्टम्स जो है वो मलेरिया की, वो हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। हाइपोथेसिस तैयार करने के बाद हम उसके बारे में अगर हम उसके अंदर वो सिम्टम देखेंगे तो हम कहेंगे कि मलेरिया वाली सिम्टम जो है इस आदमी के अंदर पाई जा रही है। हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शन तैयार करेंगे। डिडक्शन का मतलब ये होगा कि हम उसके मंतकी नताइज निकालें। हम कहेंगे कि हमने एक आदमी के अंदर देखा, उसके अंदर उसको सर्दी लग रही थी, बुखार हो रहा था, उसके अंदर ये मलेरिया वाली अलामत मौजूद थी। उसके बाद मैंने किसी और आदमी को भी देखा तो उसके अंदर भी ये अलामत मौजूद है। लिहाजा इसका मतलब है जिस आदमी के अंदर मलेरिया की अलामत मौजूद है, लिहाजा उस आदमी को मलेरिया बुखार जो है वो जरूर होगा। जब हम डिडक्शन तक पहुंच गए, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हम मुख्तलिफ आदमियों के ग्रुप्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 आदमी है, उसके अंदर हमें डाउट है कि इनमें से कुछ इंसानों को जो मलेरिया की शिकायत है उनके हम तजर्बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम लोग चेक करेंगे कि क्या उनके अंदर हर आदमी के अंदर ये इलामात मौजूद है, तो हर आदमी को ही मलेरिया बुखार है या सिर्फ उनमें से कुछ आदमी को मलेरिया बुखार है। एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड वन व्हिच प्रूव करेक्ट इज एक्सेप्टेड। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस
जो होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो करेक्ट होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हाँ जी, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, ये दोनों फाइनल स्टेप्स होते हैं। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स जो तजर्बात की मदद से हमारे पास डाटा आया उसको इकट्ठा करना, उस रिजल्ट उस सारे के सारे डाटा को इकट्ठा करना, उसका मजमूआ तैयार करना, उस मजमूए को फिर हमने रिपोर्ट करना है मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर, मुख्तलिफ नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार्स में, नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग में, इस सारे के सारे डाटा को हमने फिर रिपोर्ट करना है, यानी कि लोगों को उस चीज के बारे में बताना है कि हमारे पास ये मसला पेश आया था, उस मसले की हमने पहचान की, पहचान करने के बाद हमने उसकी ऑब्जर्वेशन तैयार की, उसके हाइपोथेसिस बनाए, उसके ऊपर हमने तजर्बात किए, तजर्बात के नतीजे में हमारे पास जो बात सामने आई वो चीज जो है, वो रिजल्ट जो है, वो नताइज जो है, उन नताइज को फिर तमाम लोगों के सामने बयान करना, मुख्तलिफ जगह पर मीटिंग्स कायम करना ताकि लोगों के अंदर उस चीज के बारे में अवेयरनेस पैदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।